वेलकम टू माय चैनल और टू हिस्ट्री। आज के वीडियो में हम मुगल पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से वो विकसित हुई और कौन उसको सबसे ज़्यादा एक संगठित आधार दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन के बारे में जानने के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से अबुल फजल की आईने अकबरी है, फिर अखबारात हैं, फिर दस्तूरुल अमल है। ये सब मुख्य स्रोत हैं जिससे हमको कि मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करने का काम अकबर ने किया और अकबर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लाया, अर्थात इस तरह की व्यवस्था विकसित किया जिसमें कोई भी एक डिपार्टमेंट या एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो पाए, बल्कि सब एक दूसरे को चेक करते रहें और एक बैलेंस की स्थिति रहे, एक संतुलन बनी रहे और बादशाह ही सर्वोपरि रहे। इसके साथ ही अकबर यूनिफॉर्मिटी लाने का भी प्रयास किया कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में विकसित हो। केंद्र के स्तर पर भी और प्रांत के स्तर पर भी एक यूनिफॉर्मिटी लाने का उसका प्रयास था। मनसबदारी सिस्टम भी विकसित करने के पीछे का यही मकसद था कि जो अलग अलग विंग्स थे, 3 विंग्स थे, उन तीनों को एक साथ शामिल किया जा सके। उसमें जो सेना से जुड़े हुए लोग थे या जो नौकरशाह थे या जो असैनिक प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, उन सब को एक साथ एक ही कैडर में शामिल किया जाए और वो बादशाह के कंट्रोल में रहें। तो इस तरह से अकबर ने एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को विकसित किया और चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को अपनाया ताकि कोई भी इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि राजा के शक्तियों को नियंत्रित करने लगे, बादशाह के शक्तियों को नियंत्रित करने लगे। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें नो डाउट बादशाह सर्वोपरि होता था, सर्वशक्तिमान होता था और उसको रेप्लिका ऑफ गॉड या दैवी छाया के रूप में भी माना गया। अबुल फजल का ये मानना है और इसीलिए उसे जिल्ले इलाही भी कहकर बुलाया जाता था। वो दैवी छाया के रूप में माना जाता था। सारी शक्तियां करीब करीब बादशाह के हाथ में केंद्रित होती थी और बादशाह जो उपाधि है, जो टाइटल है, वो सबसे पहले तो बाबर ने अपनाया था जब वो काबुल पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद जितने भी उसके सक्सेसर हुए उन्होंने बादशाह उपाधि को अपनाया। इसके बारे में मैं जो किंगशिप थ्योरी है उसमें भी बताया हूँ कि बादशाह की टाइटल अपनाने के पीछे के क्या कारण थे। और जो बादशाह होता था वो खलीफा के नियंत्रण में नहीं रहता था, बल्कि उसको जो ये ताकत मिली थी वो खलीफा ने नहीं दी थी, बल्कि वो खुद इस ताकत को ओन किया था और वो डिवाइन पावर को ओन करता था। इसमें खलीफा का कोई भी योगदान नहीं था। तो बादशाह जो है वो सबसे ताकतवर और सबसे सर्वोपरि केंद्र बिंदु था केंद्रीय प्रशासन का। और अकबर ने एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को विकसित करने का प्रयास किया, एक केंद्रीकृत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को विकसित किया जिसमें सेंटर का कंट्रोल प्रोविंस पर भी, स्टेट पर भी रहता था। बादशाह मुख्य सेनापति, मुख्य न्यायाधीश, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था, मुख्य कानून निर्माता होता था। बादशाह की सहायता के लिए अलग अलग पदाधिकारी होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो या सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑफिशियल है उसको वकील कहा जाता था, जो राजा, जो बादशाह का सबसे करीबी होता था। और वो हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो होता था, मतलब उसके अंतर्गत कोई विशेष डिपार्टमेंट नहीं होता था, बल्कि उसका मुख्य काम ये होता था कि जो केंद्रीय दीवान है और बख्शी है उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखे और उन पर निगरानी भी रखे और बादशाह को सलाह मशवरा दे। तो यह किसी डिपार्टमेंट को ओन नहीं करता था, फिर भी
वकील जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें वकील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पदाधिकारी होता था, जो राजा का सबसे विश्वसनीय और करीबी व्यक्ति होता था, जो बादशाह का सबसे जिस पर बादशाह सबसे ज़्यादा विश्वास करता था उसे ही वो वकील के पोस्ट पर अपॉइंट करता था। जो दूसरा पदाधिकारी है वो दीवाने आला या दीवाने कुल भी उसको कहते हैं। यह मुख्य रूप से हम अगर आज से तुलना करें तो जो फिनांस मिनिस्टर जो होते हैं उसी तरह से दीवाने आला होता था। वो वित्तीय विभाग का सर्वोपरि अधिकारी होता था। वही जो है वो वेतन देने का काम या जो भी वित्तीय व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने का काम दीवाने आला का होता था। उसकी सहायता के लिए नायब दीवान और विभिन्न विभागों के अलग अलग दीवान होते थे। फिर मुस्तौफी और मुशर्रिफ दो इम्पोर्टेंट पदाधिकारी होते थे जो दीवाने आला की सहायता करते थे। मुस्तौफी और मुशर्रिफ को हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसी तरह से दो पदाधिकारी उस समय मुस्तौफी और मुशर्रिफ हुआ करते थे। ये दीवाने आला की सहायता करते थे। दीवाने आला के बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट पदाधिकारी होता था जो मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी मुख्य रूप से सेना को नियंत्रित करने का, सेना को संगठित करने वाला पदाधिकारी होता था। वह विभिन्न मनसबदारों की नियुक्ति में बादशाह को सलाह देता था, उन पर नियंत्रण रखता था। उनके अंतर्गत जो सैनिक होते थे उनको भी देखने का काम, उनको नियंत्रित करने का काम उसका होता था। और मीर बख्शी के सलाह पर ही प्रांतों में जो बख्शी होते थे उसकी नियुक्ति बादशाह करता था। तो मीर बख्शी जो है वो सेना से जुड़े हुए जितने भी अधिकार थे वो मीर बख्शी के अंतर्गत आते थे। चौथा जो मुख्य पदाधिकारी था वो मीर सामान या खाने सामान होता था। वो मुख्य रूप से राजमहल में जो भी आवश्यकता होती थी उनको पूरा करने का दायित्व उसका था। जिन सामानों की जरूरत होती थी उनको पूरा करने का दायित्व था। एक तरह से राजमहल को व्यवस्थित करने का काम उसका था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालांतर में तो वो मीर बख्शी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। वह शाही कारखानों के दरोगा की भी नियुक्ति करता था। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पदाधिकारी था। इसके बाद सद्र जहां या सद्र उस सुदूर, ये एक इम्पोर्टेंट पदाधिकारी होता था जो मुख्य रूप से धार्मिक पदाधिकारी माना जाता था। और धर्म के क्षेत्र में बादशाह को सलाह देने का काम या जो भी धार्मिक अनुदान होते थे दरिद्रों को या विधवाओं को या उलेमाओं को, जिनको भी अनुदान देना रहता था उससे संबंधित जो भी सलाह या मशवरा बादशाह को देना होता था वो इसका काम होता था। और एक दूसरा पदाधिकारी जो काजी, जिसको काजी कहते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ कि सद्र जो है या सद्र जहां जो है वही मुख्य काजी के पद को भी संभालता था और न्याय करने का काम भी यही करता था, जिसको काजी उल कुजात भी कहते हैं। हालांकि कई बार ये भी देखा गया कि ये दोनों पोस्ट जो है अलग अलग व्यक्ति संभालते थे, लेकिन अधिकांश समय पर यह देखा गया कि काजी उल कुजात का जो पद है, जो न्यायाधीश का जो पोस्ट है, वो सदर जहां ही संभालता है। तो ये धार्मिक मामले से जुड़े हुए जो भी बात होते थे या जो भी अनुदान की बात होती थी उसको देख रेख करने का काम सदर जहां का होता था। इसके अलावा शाही सचिवालय, जिसको दारुल इंशा कहा जाता था, उसका प्रधान होता था, जिसको मीर मुंशी हम कहते थे। इसके साथ ही और भी बहुत सारे पदाधिकारी होते थे जो केंद्रीय प्रशासन में बादशाह की सहायता करते थे। जैसे दरोगाए तोपखाना, जो तोपखाना का पदाधिकारी होता था। इसके अलावा दरोगाए डाक चौकी, जो पत्राचार विभाग को या जो डाक व्यवस्था है उसकी देखरेख करता था। इसके अलावा न्याय विभाग से जुड़े हुए एक और पदाधिकारी थे मीर अदल,
जो न्यायालय से जुड़े हुए कार्यों को देखते थे। फिर मुहतसिब जो है वो शद्र सुदूर की सहायता करता था, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो नागरिक थे, आम नागरिक, उनकी नैतिकता को देखता था, और यह भी देखता था कि कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य नहीं करे, गलत कार्य नहीं करे। तो ये एक तरह से मोरल ऑफिसर था, जो औरंगजेब के टाइम में इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन को बादशाह ने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया था, और चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को अपनाए हुए था। इसमें हम देखते हैं कि जैसे दीवाने आला और मीर बख्शी एक दूसरे को चेक करते थे। तो ये वकील, दीवाने आला और मीर बख्शी, ये तीनों मिलकर एक चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को विकसित करते थे, ताकि कोई भी पदाधिकारी या कोई भी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो। दीवाने आला मीर बख्शी को कंट्रोल करता था, और मीर बख्शी जो है वो दीवाने आला को कंट्रोल करता था। यह भी कहा जाता है कि जब मीर बख्शी क्लियरेंस देता था तभी दीवाने आला को सैलरी मिलती थी, और जब दीवाने आला मीर बख्शी के बारे में क्लियरेंस देता था तभी मीर बख्शी को सैलरी मिलती थी। तो एक तरह से एक दूसरे को ये कंट्रोल करते थे, नियंत्रित करते थे, और एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट में विकसित हुआ था अकबर के पीरियड में। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख सूबेदार होता था, प्रांतपति, जिसको सूबेदार भी कहते हैं, नाजिम भी कहते हैं, और इसकी नियुक्ति बादशाह करता था। वैसे तो यह प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था, लेकिन इसका मुख्य कार्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, सुरक्षा व्यवस्था को देखना था। यह इसका इम्पोर्टेंट वर्क था। इसके साथ ही करों को वसूलने का काम भी ये करता था। तो यह एक प्रमुख पदाधिकारी था प्रांतीय व्यवस्था में, जिसको नियुक्त करना और उसको हटाने का अधिकार सिर्फ बादशाह को था। और सामान्यतः यह देखा गया कि राजकुमारों को या जो सीनियर सामंत होते थे उनको सूबेदार के पद पर या नाजिम के पद पर अपॉइंट किया जाता था। लेकिन यह भी देखेंगे हम कि राजा जो है, बादशाह जो है अकबर, किस तरह से इन पर कंट्रोल रखता था। तो प्रांतों में भी केंद्रीय व्यवस्था के समान ही नाजिम को या सूबेदार को सहायता करने के लिए अन्य पदाधिकारी होते थे। जैसे दीवान सूबा, जो प्रांत का दीवान होता था, दीवान सूबा होता था, जो प्रांतों के वित्तीय व्यवस्था को देखता था, वहाँ की कर व्यवस्था को देखता था, कृषि को कैसे विकसित किया जाए, एग्रीकल्चरल लैंड को कैसे विकसित किया जाए, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, करों का निर्धारण कैसे किया जाए प्रांत में, ये सारे कार्य देखने का काम दीवान सूबा का होता था। लेकिन ये दीवान सूबा की नियुक्ति सूबेदार नहीं करता था, बल्कि दीवान सूबा की नियुक्ति भी बादशाह, जो केंद्रीय दीवान होता था, दीवान आला, उससे परामर्श लेकर उससे राय मशवरा करके दीवान सूबा की नियुक्ति करता था। अर्थात बादशाह यहाँ भी एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अपनाए हुए था, और कोई भी नाजिम या सूबेदार डेस्पोटिक या निरंकुश नहीं हो सकता था। उसके अंतर्गत उसके नीचे के जो पदाधिकारी होते थे वो बादशाह के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, ना कि सूबेदार के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। इसी तरह से तीसरा जो प्रमुख पदाधिकारी है वो प्रांतीय बख्शी है, जो प्रांत में भी बख्शी होता था। प्रांतों में जो सैनिक व्यवस्था थी उसकी देखरेख करना, मनसबदारों की देखरेख करना, मनसबदारों के कार्यों का निरीक्षण करना, फिर गार्ड एंड जो हुलिया की व्यवस्था थी, जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस होते थे, उसको देखना, ये सब काम प्रांतीय सूबेदार का प्रांतीय बख्शी का होता था। और ये प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति भी सूबेदार नहीं करता था, बल्कि प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति भी बादशाह, जो केंद्रीय बख्शी होता था, मीर बख्शी, उसके परामर्श पर करता था। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सूबेदार ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता था, बल्कि प्रांतों के जो मुख्य पदाधिकारी थे उस पर बादशाह का कंट्रोल है। तो जिस तरह से केंद्रीय प्रशासन में
धार्मिक मामलों को देखने के लिए सद्र उस सुदूर होता था, उसी तरह से प्रांतों में भी सद्र की व्यवस्था थी। काजी भी उसको कहा जाता था, जो धार्मिक मामलों को और न्याय से संबंधित मामलों को देखता था। तो एक तरह से प्रांत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के समान ही थी, एक रेप्लिका थी उसकी। और उसी तरह से हम पदाधिकारियों को देखते हैं, जो प्रांतों में भी पदाधिकारी हमको पाए जाते हैं। इसके अलावा कोतवाल एक इम्पोर्टेंट पदाधिकारी होता था प्रांतीय प्रशासन में, जो विभिन्न नगरों का मुख्य पदाधिकारी होता था, जो नगरों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उसका था, अपराधियों को पकड़ने का काम था, डाकुओं को पकड़ने का काम था, यहाँ तक कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना, जो विदेशी आते हैं नगर में उनको उन पर नज़र रखना और उनको सारी सुविधाएं भी प्रदान करना ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये सारे काम कोतवाल के होते थे। इसके साथ ही वाकिया नवीस एक मुख्य पदाधिकारी होता था, जो मुख्य रूप से हम कहें तो गुप्तचर विभाग का पदाधिकारी है, गुप्तचर है, स्पाई है, जो बादशाह को या सूबेदार को या जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे उनको गुप्त सूचनाएं दिया करता था। इसके साथ ही मीर बहर अगर हम कहें तो जो वाटर रोडवेज है, वाटर रोडवेज को कंट्रोल करने वाला पदाधिकारी था। जल मार्ग से जो व्यापार होते थे उस पर जो चुंगी लगती थी, इन सारी चीज़ों को देखना, चुंगी को वसूलना मीर बहर का काम था। फिर मुहतशिब प्रांत में भी होते थे, जो खास करके मुसलमानों के आचरण पर नज़र रखते थे। तो इस तरह से अलग अलग पदाधिकारी थे जो प्रांतीय प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतों से नीचे सरकार और परगना अलग अलग यूनिट होते थे, और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से शेर शाह के समय ही विकसित हुई थी। उसी व्यवस्था को थोड़ा सा एमेंड करके, थोड़ा सा संशोधित करके अकबर ने इसको भी व्यवस्थित करने का काम किया। अगर सरकार के स्तर पर हम बात करें तो सरकार के स्तर पर भी 3 पदाधिकारी होते थे। जो मुख्य पदाधिकारी होता था वो फौजदार होता था, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता था। एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार के स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन करना उसका काम होता था। फिर वित्तीय कार्य को देखने के लिए सरकार के स्तर पर अमर गुजार नामक पदाधिकारी होता था, जो वित्तीय कार्यों को देखता था, और न्यायिक कार्य को देखने के लिए काजी हुआ करते थे। उसी तरह से परगना के स्तर पर अगर हम बात करें तो परगना के स्तर पर भी 3 पदाधिकारी होते थे, जो परगना के कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को देखते थे। जो मुख्य पदाधिकारी होता था वो शिकदार होता था, जो परगना के स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता था। वित्तीय काम को देखने के लिए आमिल होते थे, और न्यायिक व्यवस्था को देखने के लिए, न्याय के कार्यों को देखने के लिए परगना के स्तर पर भी एक काजी की नियुक्ति होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंटर से लेकर नीचे तक अकबर ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम को डेवलप किया, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को उसने विकसित किया था, जिसमें हमेशा और हर स्तर पर चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को मेंटेन किया गया, और किसी भी पदाधिकारी को इतनी छूट नहीं दी गई कि वो इतना ताकतवर हो जाए कि बादशाह को सरपास कर जाए, और जो सारी शक्तियाँ थी वो बादशाह के हाथों में केंद्रित थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो राजपूतों के साथ एक पॉलिसी अपनाई गई, जिसमें कि राजपूतों को स्वायत्तता दी गई अपने वतन जागीर में, और उनके जो इंटरनल सिस्टम थे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया गया अकबर के द्वारा। लेकिन मोर और लेस एक यूनिफॉर्म सिस्टम को डेवलप करने का काम अकबर ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत किया था, जिसमें राजा सर्वोपरि होता था, और वह सारे कार्यों को अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों के सहयोग से करता था। तो आज हम जो केंद्रीय प्रशासन है मुगल पीरियड में, उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, लोगों को सजेस्ट करें। मेरे जो और भी जो वीडियोज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।